नमस्कार दोस्तों। भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। कैन ट्रंप डू ए मादुरो टू मोदी, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या यूएसए जो उन्होंने वेनेजुएला में किया इंडिया में रिपीट कर सकता है? वेनेजुएला में क्या हुआ आपने देखा। 3 से 4 घंटे के बीच में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ को यूएसए की फोर्सेस ने किडनैप किया, कैप्चर किया और यूएस ले गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो पूरा जो एक प्रोसेस था उसको लाइव देखा, जिसमें कि 100 लोगों की डेथ हुई, जिसमें कुछ क्यूबा के फोर्सेस के लोग थे और कुछ वेनेजुएला के फोर्सेस के लोग थे। और देखने के बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई वीडियो गेम देख रहा हूं। साहब, आप एक बात सुनिए, 100 लोगों की मौत हुई 2 लोगों को किडनैप करने के लिए, और उनको ये एक वीडियो गेम लग रहा था। चलिए, ये टॉपिक आज का टॉपिक नहीं है हमारा। आज हम बात करते हैं कि देखिए, 4 चीजें मेन होती हैं जिनके रीजन से मैं ये बोल सकते हैं कि कोई बड़ा कंट्री छोटे कंट्री को अपने काबू में करता है। जैसे यूएस के लिए जो बाकी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनको काबू करने के लिए 4 तरीके होते हैं। पहला, आपको उन पे सैंक्शंस लगा दो। दूसरा, आप उनको आइसोलेट कर दो। तीसरा, आप उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला दो, जिसे कहते हैं डिलिटिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को कह दो कि ये तो फर्जी गवर्नमेंट है, अपोजिशन को खड़ा कर दो उसके सामने, आपस में भिड़ा दो। ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका है, जब ये ऊपर के 3 तरीके काम ना आए तो चौथा तरीका क्या है? फोर्स। आपको कुछ नहीं हो रहा तो फोर्स से करो। ऐसा ही हुआ वेनेजुएला के केस में, क्योंकि वेनेजुएला के पास चाइनीज हथियार थे, चाइनीज टैंक थे, चाइनीज रडार्स थी। उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनके कौन कौन से मॉडल थे और उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज थी। लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने एक तो अंधकार कर दिया पूरी कंट्री में। 4 आवर्स के अंदर में अपना जितना भी इनका जो सिस्टम्स थे, सिस्टम्स काम ही नहीं किए। अब देख रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट भी बंद कर दिया हो पूरा, तो उसके बाद काम करना बंद कर दिया सिस्टम्स ने। और अब तो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि उनके पास चाइनीज सिस्टम है और रशियन सिस्टम से दोनों फेल हो गए, कुछ काम ही नहीं आया। 3 चीज उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी, जैसे सैंक्शंस। आपने भर भर के सैंक्शंस लगा दिए थे वेनेजुएला पे, आपको पता होगा। उनके जो शिप्स थे उनको रोका जा रहा था, मारा जा रहा था। कह रहे थे ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स कार्टेल हो रही है, लेकिन उसमें ऑयल थे, जो शिप्स थे जो जा रहे थे चाइना की तरफ, आप उनको मार रहे हैं, टैरिफ्स लगा दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आपने उनके पहले क्या किया था? जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, जॉन ग्यूबो, उसको आपने बढ़ावा देना शुरू किया और एक तरीके से 50 कंट्रीज ने उसको अपना नेता मान लिया कि भैया यही आदमी है जो कि पूरे कंट्री को चला रहा है। लेकिन वो चल नहीं पाया ज्यादा दिन। उसके बाद क्या किया? उसके बाद लेके आए मारिया कोरिना माचाडो को, जिसको पता होगा आपको, इस बार पीस पुरस्कार मिला है उसको, नोबेल का। उनको लाए और उनको भी कहने लगे कि भाई ये लीडर ऑफ पोजीशन है और हम इसको मानते हैं नेता, ये पूरी कंट्री की नेता है वेनेजुएला की। वो भी ठन गोपाल हुआ, ज्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि बैकिंग थी रशिया, चाइना और ईरान की पूरी पूरी वेनेजुएला को और मदुरो को। इसलिए जब देखा कि यूएस के बैकयार्ड में कोई हमारी ट्रिक जो 3 मैंने बताई वो काम नहीं कर रही, तो उसने चौथी ट्रिक करी, और वो है बाई फोर्स। बाई फोर्स जाने का बहाना खुद भी बना दिया उसने, कि ड्रग्स लाते थे, इलीगल माइग्रेशन होता था, और ऑयल की कंपनियों को धोखा दे दिया। हमारी यूएस की जो ऑयल कंपनी है, पहले 7 मिलियन बैरल पर डे निकालते थे, अब केवल 1 मिलियन बैरल निकालते हैं। और नेचुरल है कि भैया पेट्रो डॉलर में नहीं बेचते उसको, वो बेचते थे युआन में। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो मिला जुला के ये था कि अमेरिका को कुछ ना कुछ करना था, उसने कर दिया। एक तरीके से पूरे वेनेजुएला को अपने हाथ में ले लिया। अब आते हैं इंडिया की तरफ। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के लीडर हैं महाराष्ट्र के लिए, उन्होंने कहा, यही बात उन्होंने दोहराई कि क्या ट्रंप मोदी जी को भी उठा लेंगे। देखिए, ये एक वॉरफेयर होता है, क्योंकि अगर किसी लीडर ने यह बात बोली
तो वो चलेगी, फिर सोशल मीडिया पे चलेगी, न्यूज में चलेगी, और बढ़ते बढ़ते ये न्यूज यूएस तक पहुंचेगी और यूएस के थिंक टैंक्स तक पहुंचेगी कि यार ये तो इंडिया वाले खुद ही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया का अपोजिशन तो हमारे साथ है, तो ऐसा क्या कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन करना क्यों चाहते हैं? करना इसलिए चाहते हैं कि ट्रंप चाहता था कि पूरे भारत का डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट उनको मिल जाए। इंडिया ने डिनाई किया, मोदी जी ने डिनाई किया। ट्रंप ने कहा या यूएस ने कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, इंडिया ने नवंबर दिसंबर में और बढ़ा दिया। अब इंडिया की टोटल 45% जो ऑयल की कमी है वो पूरी करता है रशिया। अब बाकी और भी कंट्रीज करते हैं, गायना है उसके अंदर अब मेन, उसके बाद छोटी छोटी कंट्रीज है, उसके बाद थर्ड नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है। यहां भी फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बीच में वॉर हुई थी वो हमने मीडिएट कराई थी, हमने खत्म कराई। इंडिया ने वो भी नहीं माना, कहते जी नो फॉरेन इंटरवेंशन। अच्छा, अब पहले चीज क्या किया? पहली चीज उन्होंने की, क्योंकि उसने टैरिफ किया था, टैरिफ भी आपने पता है कि उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। अब पहली चीज थी जो मैं बोल रहा हूं, पुटिंग सैंक्शंस। जो मेरा जो 4 पॉइंट्स थे उसमें पहला पॉइंट है पुटिंग सैंक्शंस। अब क्या है कि उन्होंने सैंक्शंस का मतलब केवल टैरिफ नहीं होता, उसमें क्या होता है, आर्थिक भी होता है और उसमें सेकेंडरी सैंक्शंस भी होते हैं, इसमें बैंकिंग भी होता है, एनर्जी भी होता है, डिफेंस डील भी होता है। सब कुछ हल्के हो गया यूएस के साथ। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उनको इफेक्ट तो पड़ता है। तो सैंक्शंस लगा के भी देख लिया, 71 में भी सैंक्शंस लगाए थे, आज भी उन्होंने टैरिफ के फॉर्म में, टैरिफ इज वन फॉर्म ऑफ सैंक्शंस, वो भी लगा के देख ली। इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया, 3 कंट्रीज के साथ एफटीए कर लिया, यूके इंक्लूसिव ऑफ यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप के साथ करने वाला है। यहां भी अमेरिका फेल हो रहा है। अभी एक एडवाइजर हैं यूएस के, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो ट्रंप के सामने खड़ा होके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। और ये बात सच भी है, ना चाइना है, ना रशिया है, बाकी जो यूरोप कंट्री है वो तो बचकानी है। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता। ये पसंद नहीं आ रहा ट्रंप को, वो सोचता है इसमें ट्रंप की अकेले की नहीं, यूएसए की बेइज्जती हो रही है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो कि यार ये डेवलपिंग कंट्री है और हमारे सामने खड़ा हो गया, ना इकोनॉमी में हमारे सामने, ना डिफेंस में हमारे सामने, हम पे डिपेंडेंट है पूरा। और 100 बिलियन का जो पूरा ट्रेड है वो हम लोग आपस में करते हैं, जबकि उसमें ज्यादातर तो इंडिया सप्लाई करता है। डेफिसिट $40 बिलियन का है। यार इतना पैसा हम इनको देते हैं, उसके बाद भी ये सुन नहीं रहा हमारी। पाकिस्तान देखो कैसे कुत्तों की तरह हमारे आगे पीछे घूम रहा है, ये बंदा नहीं सुनता। चाइना सुन रहा है, उसने आपकी बातों को सॉफ्टन करना शुरू कर दिया। रशिया, पुतिन भी जब भी उनके बारे में बात करते हैं, ट्रंप के बारे में, तो बहुत सॉफ्ट होकर बात करते हैं। सब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। तो उसने प्रेशराइज करके देख लिया, इस तरीके से नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है कि मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर, प्लीज मुझे टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। अबे नालायक, क्या कोई हेड ऑफ द स्टेट, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी फोन करके तुमसे बोलेगा कि हमको टाइम दे दीजिए सर? हां, आप उनको रिसीव करने गेट पे नहीं आए, ये पहला इंडिकेशन था। और मोदी जी तभी समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, ये आदमी कुछ ना कुछ हमसे करवाने के चक्कर में ये बात कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। इंडिया ने भी बड़े शांत स्वभाव से, ना कोई जवाब दिया, ना कुछ, हल्के हल्के करते हुए अपना काम करता रहा, एफटीएस दूसरे कंट्री के साथ करता रहा। तो जो सैंक्शंस वाला था वो फेल हो गया। कुछ है जैसे जो डिफेंस डील है उसमें, जैसे 414 इंजन है तेजस के लिए नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम फ्रांस चले जाएंगे, आप थोड़ा डिले हो जाएगा यार, फ्रांस में ले लेंगे हम रशिया के पास चले गए अल्टरनेट इंजन के लिए। रशिया ने कहा ठीक है हम आपको देते हैं, हम तो आप इंडिया में प्रोडक्शन लाइन लगा देंगे। इंडिया ने मना किया, हम F-35 नहीं लेंगे। वहां Su-57 के लिए वो कहते हैं कि इंडिया में हम नासिक में प्रोडक्ट लगा देंगे, आपका पूरी प्रोडक्ट लाइन लगा देंगे। यहां भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये आपके ट्रंप, एक चीज में फेल हो गए। दूसरा, आइसोलेटिंग इंडिया, ये तो उल्टा हो गया। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया वॉर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इंडिया तो नहीं हुआ, पूरी दुनिया इंडिया के पास आ गई।
और आज तो वेनेजुला के जो केस हुआ है जिसमें चाइनीज सब इक्विपमेंट चले ही नहीं, रशियन इक्विपमेंट चले ही नहीं, तो उसमें इंडिया की, मेक इन इंडिया की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो अब ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि भाई दूसरी कंट्रीज भी आप फॉलो कीजिए, लेकिन यहां तो दूसरी कंट्रीज एफटीए कर रही है इंडिया के साथ, तो उसका यहां पे भी आइसोलेट इंडिया करने का जो एक प्लान था वो फेल हो रहा है। कोई कंट्री इंडिया से नफरत नहीं कर रही। और दूसरा, आपने ब्रिक्स में देखा, एससीओ में देखा, ये तीनों दिग्गज साथ में आ गए, जी, पुतिन और मोदी साथ में। फोटोज देखे तो उसकी हालत खराब हो गई होगी ट्रम्प की, यार मैं इंडिया को आइसोलेट करना चाह रहा था इन लोगों से, ये तो तीनों मिल गए, साथ में साउथ कोरिया और मिल गया, साथ में सऊदी अरेबिया और आ गया, बाकी इंडोनेशिया और बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे इवन वेनेजुला चाह रहा था किसी तरीके से ब्रिक्स में आ जाए। यहां भी वो अटर फेल्योर हो रहा था। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला कि भैया 70 बार तो उसने बोल दिया कि हमने जंग रुकवाई, हमने जंग रुकवाई। इंडिया ने कुछ नहीं, मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में बोला कि किसी का भी हाथ नहीं था, बस उसके बाद छोड़ दिया, जवाब देना ही बंद कर दिया। उसके बाद देखिए 3 दिन से मोदी के अगेंस्ट में वो बोल रहा है कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया, मोदी हमसे नाराज है, मैं मोदी से नाराज हूं, कोई जवाब ही नहीं देता। उसकी इरिटेशन और बढ़ती है इसमें, वो चाहता है कि उसको कोई मौका मिले, इंडिया को दबाने का या इंडिया को परेशान करने का कोई मौका मिले, जो कि उसको मिल नहीं पा रहा। इसीलिए, नहीं तो कोई एक ऐसी चीज को 70 बार क्यों रिपीट करता है? उसका कोई लॉजिक है ना। 70 बार रिपीट करने का मतलब यह है कि आप चाहते हो या कोई रिएक्शन तो दो। इंडिया कोई रिएक्शन देता ही नहीं, क्योंकि एक बात तो इंडिया ये भी जानता है कि यार इकोनॉमिक्स में देखो या डिफेंस में देखो या आप बाकी फोर्टेज में देखो, यूएस आगे है। हमको ये बात माननी चाहिए। हम पंगा नहीं ले सकते अनलेस अनटिल वो हम पे कोई अटैक करे, तब तक हम नहीं ले सकते अपनी तरफ से। इसीलिए इंडिया साइलेंट, इंडिया जवाब नहीं दे रहा है। अगर यूएस की जगह पाकिस्तान होता तो अभी तक तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी होती, लेकिन यूएसए से नहीं कर सकते, नहीं करते। चाइना हमसे बहुत बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, नहीं करते। ये तो टैक्टिक है। अपोजिशन बोलता है कि हम कुछ बोल नहीं रहे, आप कुछ, मोदी जी आप कुछ बोलते नहीं है, बीजेपी कुछ बोलती नहीं है, पीएमओ का इंसल्ट हो रही है, कुछ इंसल्ट नहीं होती, ये सब पॉलिटिक्स है। तो जो आइसोलेट करने का इंडिया का एक प्लान था वो भी फेल हो गया। अच्छा, अब इंडिया के साथ क्या है कि वो फोर्स अप्लाई कर नहीं सकते। एक तो दूरी बहुत ज्यादा है, 15,000 किलोमीटर का है, ठीक है। वहां के उनके फुट सोल्जर्स आ नहीं सकते यहां पे लड़ाई करने के लिए, आएंगे तो मारे जाएंगे। अमेरिका अपने एरिया में कभी कोई युद्ध करता नहीं, अमेरिका में कोई युद्ध नहीं हुआ आज तक, उसकी धरती पे कोई युद्ध नहीं हुआ, वो दूसरी जगह जाके युद्ध करता है। अगर इंडिया के साथ कुछ फोर्सिबली करना पड़े तो इंडिया में आना पड़ेगा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और इंडिया में आता है और ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो हो सकता है, मैं तो कहता हूं चाइना और रशिया दोनों मिल जाएंगे इंडिया के साथ कि यार ये आज इंडिया के साथ कर रहा है, कल को रशिया के साथ करेगा, कल को चाइना के साथ करेगा, इसको इकट्ठे खत्म करो वंस फॉर ऑल। इसलिए फोर्सिबली वो इंडिया को काबू नहीं कर सकता, टैरिफ से नहीं कर पाया, आइसोलेशन नहीं कर पाया। अब क्या है जो सबसे बड़ी चीज है, जो इंडिया के लिए सबसे घातक है, वो क्या है? वो है फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना और डिलिमिटाइजेशन करना ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप ये बात फैलाओ कि यार ये जो पूरी गवर्नमेंट है ना, ये लेजिटमेट नहीं है, इललेजिटमेट है। वोट चोरी का पूरा प्रकरण आया कि तो वो जहां भी जीत रहे हैं वोट चोरी करके जीत रहे हैं, जबकि जो असलियत है वो आप सबको पता है। उसके बारे में तो आपको कितना वीडियो बना चुके हैं और आपको सब पता है कि ये सब फॉल्स नैरेटिव, ये सब फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया है। उसके पहले जितने भी इंडेक्सेस हैं 2024 के बाद, देखिए पहले जितने भी इंडेक्सेस हैं, भूखमरी का इंडेक्स हो, हैप्पीनेस का इंडेक्स हो, ये आपका फ्रीडम का इंडेक्स हो, पत्रकारिता का इंडेक्स हो, हर चीज में इंडिया नीचे, इंडिया नीचे, इंडिया नीचे। और जहां रिलीजन की आवाज आती है वहां पे तो भैया वहां बड़ी डिस्क्रिपेंसी है इंडिया में। एकदम जो आपके माइनॉरिटीज हैं उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, फलाना फलाना फलाना। अब आपकी रिपोर्ट्स निकल रही हैं यूएस से, तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके थ्रू उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू किया इंडिया को।
उसके बाद ये कि इलेक्शन चोरी हो रहा है और जो भी गवर्नमेंट है वो लेजिटमेट है ही नहीं, ये करना शुरू किया। उसके पहले आपको याद है कि जो किसानों का हुआ था, फार्मर्स एजुटेशन, क्या हुआ था भाई? वो कहते हैं कि हम तो अगेंस्ट हैं, जो हमारे जो आपने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, जब भी 3 पॉइंट प्रोग्राम वे आर गुड फॉर फार्मर्स, लेकिन उनको पैसे देके कहा गया, कहलवाया गया कि नहीं, दे आर नॉट गुड फॉर फार्मर्स। वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को। इट वॉज बेसिकली गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट टू टेक इट बैक। जब तुम खुद अपना भला नहीं चाहते हो तो हम क्या करें तुम्हारा भला, ठीक है। मतलब ये भी करके देख लिया आपने, हिंदू मुस्लिम भी करके देख लिया, हिंदू मुस्लिम करके देखा जब, क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर भी छोटी सी घटना होती है, 2-3 हजार आदमी 1 मिनट में इकट्ठा हो जाते हैं। कहां से हो जाते हैं? बिना पैसे दिए आते हैं। कोई ना कोई तो है जो उनको पैसे दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आपने ये भी करके देख लिया, सीए के अगेंस्ट में भी जाके देख लिया, एनआरसी के अगेंस्ट में भी जाके देख लिया। पूरा कलकत्ता उठा है, पूरा असम उठा है। एक तरीके से तो सीए को अपोज भी कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हम एसआईआर का भी अपोज करते हैं। हम एसआईआर, आप समझ रहे हैं ना, जो इलेक्शंस में जो एलिजिबल हैं इलेक्शन, वो चेक कर रहे हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है किस एरिया में। जैसे यूपी का आज आज या कल शाम को आया है लिस्ट, जिसमें 3 करोड़ जो मतदाता है उनका नाम है ही नहीं। 3 करोड़ मतलब ऐसे फर्जी पाए गए हैं एक स्टेट में, 3 करोड़। तो दैट इज कॉल्ड एसआईआर। तो आप एसआईआर मतलब उसका रीवैलिडेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो अब ये भी पूरा चक्कर चल रहा है। आपने बहुत अपोज करके देख लिया, ममता दीदी से भी करवा के देख लिया, उसका भी नहीं हो रहा। आपने कश्मीर में भी कई का करवा के देख लिया, आपने पहलगाम भी करवा के देख लिया, उसमें कितना हाथ था हमको पता नहीं डीप स्टेट का, लेकिन मुझे लगता है कि ये डीप स्टेट का हाथ था उसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इतनी हिम्मत नहीं थी उसकी कि ये काम कर सकता। उसको पहले से ही ये बातें बोल दी गई होगी कि आप कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, यूएसए इज विद पाकिस्तान एंड वी विल सी दैट इंडिया विल नॉट गो फॉरवर्ड विद दैट, एंड विद 1 or 2 days वी विल प्रेशराइज देम टू स्टॉप द वॉर। शायद हुआ है भी ऐसा ही। तो ये भी अकेले पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी करने में, और वो किस लिए किया गया था? कि वो भी किया गया था कि इंडिया में हिंदू मुसलमान कर दो। दिल्ली में डॉक्टर्स का केस आपने देखा होगा, कई केसेस हो रहे हैं ऐसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो चौथा फ्रंट है, स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव, या जो एक इलिजिमेट गवर्नमेंट की बात आ जाती है कि यहां पे तो गवर्नमेंट ही इलिजिमेट है, ये सबसे बड़ा चक्र चल रहा है आज के वक्त में, जो कि 2026 में बहुत ज्यादा बढ़ के आने वाला है, खासतौर से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद, असम के इलेक्शन के बाद ये बढ़ के आने वाला है। हमको अब देखना है कि और क्या क्या चीज आती है। कल ट्रंप ने बोला कि अभी तो 50% है, हम तो और बढ़ा देंगे। अगर रशिया से आपने ऑयल लेना चालू रखा तो हम और बढ़ा देंगे। तो अभी देखिए साहब, मैं ये कहता हूं नवंबर तक द टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। नवंबर में क्या होगा आपको पता है, मिड टर्म पोल होंगे यूएस में, और चांसेस यही हैं कि ट्रंप शायद इस बार ना जीत पाए और जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीतें, और फिर ट्रंप का हो सकता है इंपीचमेंट भी हो, जो ट्रंप ने खुद बोला है कि अगर मैं हार जाता हूं तो मेरा इंपीचमेंट हो सकता है। अब वो अपना इंपीचमेंट रोकने के लिए कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। जैसे अब शुरू कर दिया उसने ग्रीनलैंड, फिर शुरू कर देगा मैक्सिको, फिर शुरू कर देगा आपका ब्राजील, फिर शुरू कर देगा क्यूबा, फिर शुरू कर देगा कंबोडिया, और सबसे पहले शुरू करेगा ईरान। यहां तक उसकी नजरें हैं, लेकिन साथ में हिंदुस्तान को भी वो भूल नहीं रहा है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट 1 ईयर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बच के चलना है, और जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, जो इंडिया की पॉलिसीज है, आई 100% सेकंड देम। चुप रहो, शांत रहो। अगर कोई पागल आदमी आपके सामने आ गया है तो उससे बच के निकलो। पागल और नेकेड आदमी से हर आदमी को डर लगता है, क्योंकि अब नॉर्मल है वो। ऐसा कोई आदमी आपके सामने आए तो उससे बच से निकलो। उससे भिड़ के, उससे लड़ाई करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए द चैलेंजिंग टाइम इज एड फॉर इंडिया इन 2026 ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। और आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो ट्रेड डील है वो भी
खतरे में ही पड़ी हुई है, खटाई में पड़ी हुई है। गई थी साइन होने के लिए ट्रंप के पास, ट्रंप ने साइन नहीं किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ मतलब उसके कुछ और चल रहा है। वो उसको उसको यूएसए से कोई मतलब नहीं है साहब, उसको अपने से मतलब है। तो उसकी कौन सी ऐसी चीज है जो कि वेरीफाई हो रही है इस चीज से कि इंडिया को प्रेशराइज रखो? ये अभी मेरी भी समझ के बाहर की बात है, आप बताना दोस्तों। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है, क्या रीजन है उसका। आप भी बताइएगा दोस्तों कि आप क्या सोचते हो, क्या रीजन है इसका कि ट्रंप इंडिया को ही इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा है। ये केवल उस ट्रंप या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का एक तरीके से ईगो इशू है या उसकी वक्त की जरूरत है? आप दोस्तों अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।